हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का स्टडी करने के पहले हम कुछ टर्म्स या कुछ क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। इसमें एक टर्म है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बॉडी। हमें पता है कि बॉडी आइदर इन रेस्ट स्टेट और इन मोशन स्टेट होती है। यानी जब बॉडी की जो पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहती है तो हम ये बोल सकते हैं कि रेस्ट स्टेट में है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ टाइम, पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स सेम। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर सेम होती है तो बॉडी रेस्ट स्टेट में है। अगर बॉडी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो हम बोल सकते हैं बॉडी मोशन स्टेट में है। यानी यहाँ पे पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस। अब ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस रेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। तो इसमें ये जो मोशन स्टेट है इसके दो टाइप हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, और दूसरा है इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ द बॉडीज आर रेस्ट स्टेट, मोशन स्टेट, एंड इन मोशन स्टेट यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में जो चेंजेस है ये रेगुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेगुलर चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं ये रेगुलर चेंजेस है। तो रेगुलर चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेक्स प्लेस, एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट चेंजेस आर नॉट रेगुलर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इरेगुलर चेंजेस इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेक्स प्लेस। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चेंजेस है वो इरेगुलर है। तो हम जनरल इस तरह से स्टेट ऑफ द बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे, जो क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स क्या है? तो ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है। तो फोर्स इज एंड इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। ये एक्सटर्नल एजेंसी है, और ये जो एजेंसी है ये एजेंसी क्या करती है? तो ये एजेंसी चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी का जो स्टेट है ये चेंज करती है। तो ये चेंजेस किस टाइप के होते हैं? चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यानी ये जो चेंजेस हैं ये इस तरह से रहते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट स्टेट में है तो ये एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज फोर्स उसको मोशन में लाएगा। यानी रेस्ट टू मोशन इस तरह का चेंज इस एजेंसी से होता है। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट स्टेट में लाना है, तो ये भी एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। मीन्स चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज फोर्स। और ये जो है इसमें हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म मोशन। ये जो चेंज है ये चेंज भी ये एक्सटर्नल एजेंसी करेगी।
साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ये ऐसी एजेंसी है जो बॉडी का शेप चेंज कर सकती है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। बॉडी का शेप या बॉडी की साइज, ये जो एजेंसी है ये एजेंसी चेंज करती है। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, also from uniform motion to non-uniform motion and from non-uniform motion to uniform motion. Again, this external agency changes the shape and size of the body. तो ये हुई एक क्वांटिटी जो है फोर्स। ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, यानी इसे मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन। ये जो फोर्स है इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। ये जो न्यूटन है ये इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इसके डायमेंशंस है 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। ये इसके डायमेंशंस है। अब यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है इससे हम SI टू CGS कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्शन फैक्टर, तो कन्वर्शन फैक्टर यानी SI2, यहाँ पे हम CGS ऐसा लेंगे। तो ये जो है कन्वर्शन फैक्टर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन ऐसे आता है। तो 1 न्यूटन यानी 10 to the power 5 डाइन ऐसे आएगा। तो यहाँ पे न्यूटन जो है ये SI यूनिट है और ये जो डाइन है ये CGS में आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे न्यूटन ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा रहता है। तो अब देखिए कन्वर्शन फैक्टर निकालने के लिए क्या है, ये जो m है ये हम रिप्लेस करेंगे 10 to the power 3 से। अगर हमने m रिप्लेस किया 10 to the power 3 से और l रिप्लेस किया 10 to the power 2 से और t रिप्लेस किया 1 से, तो हमें कन्वर्शन फैक्टर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 1 in मास, 1 in लेंथ, -2 in टाइम। ये जो है m को रिप्लेस करना है 10 to the power 3 से, l को रिप्लेस करना है 10 to the power 2 से और t को रिप्लेस करना है 1 से। तो अब यहाँ पे SI यूनिट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे CGS। तो अब देखिए SI यूनिट है न्यूटन, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2 इंटू 1। CGS यूनिट जो है ये है डाइन। तो इस तरह से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन ऐसा हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया, ये कन्वर्शन फैक्टर जो है ये इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं फ्रॉम द डायमेंशन। अब हम एक ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि अगर कोई बॉल यहाँ पे रोटेटिंग कंडीशन में है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये जो बॉल है ये इसकी रोटेशन आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू सम डिस्टेंस ये स्टॉप करेगा, यानी यहाँ पे रोटेटिंग है क्या, इसकी मोशन ये स्टॉप करता है। तो ये जो मोशन है ये मोशन यहाँ पे स्टॉप होती है। तो ये क्यों हुआ, ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। इनिशियली दैट बॉल इज रोटेटिंग एंड दैट बॉल स्टॉप्स इट्स मोशन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। व्हाई दिस हैपन, और तो
दिस इज ड्यू टू द अपोजिशन। ये जो है ये है ड्यू टू अपोजिशन ऑफर्ड बाय, और ये अपोजिशन किसने दिया है यहाँ पे, तो ये अपोजिशन है ऑफर्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहे हैं, विस्कस फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल और विस्कस फोर्स है ये इसके मोशन स्टॉप करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अबाउट दिस और फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स है, और वो स्टेटमेंट इस तरह का है। एरिस्टोटल statement is such that force is required to keep the body, such type of body in motion, to keep the body in uniform motion। इस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है इस पर से ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने दिया है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ये जो मोशन इसकी स्टॉप हो रही है ये ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इस टाइप के जो अपोजिंग फोर्स है, इस अपोजिंग फोर्स की वजह से मोशन स्टॉप हो रही है। इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में गैलीलियो का स्टेटमेंट इस तरह का है। तो देखिए अब गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये जो फोर्स है, फोर्स क्यों आवश्यक है यहाँ पे, तो ये है टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है सच एज फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये जो अपोजिंग फोर्स है इस अपोजिंग फोर्स का इफेक्ट ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा गैलीलियो का स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो है ये है फॉल्स स्टेटमेंट, और इसी को कहा जाता है एरिस्टोटल फॉलसी। इसको कहा जाता है एरिस्टोटल फॉलसी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मटेरियल बॉडी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। दिस इनर्शिया इज measured in terms of mass, means we can say that mass is measure of inertia। मास जो है ये इनर्शिया का मेजर है। इफ मास इज मोर, अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। इनर्शिया ज़्यादा है इसका मतलब अपोजिशन जो है ये अपोजिशन ज़्यादा रहेगा। अगर मास कम होता है तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया कम होगा इसका मतलब है अपोजिशन कम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इसमें एक टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी जो टाइप है ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पे देखिए इनर्शिया हमें
ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन, इस तरह का मिलता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ये जो है ये टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी ये ऐसी टेंडेंसी है बॉडी की जिस टेंडेंसी से बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है और अपोजिशन ऑफर करती है टू द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, दैट इज अपोजेस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यानी जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है उस बॉडी की टेंडेंसी रहती है रेस्ट कंडीशन में रहना। ये बॉडी अपोजिशन ऑफर करती है अगर हम उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में चेंज करते हैं तो। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी ये है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। और ये जो मोशन यहां पे है ये है यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स बॉडी को टेंडेंसी रहती है टू रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन। यानी यहां पे ये जो बॉडी है ये बॉडी अपोज करती है। हम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं बॉडी अपोजेस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चेंज है इसको ये बॉडी अपोज करती है। अब यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इस बॉडी को कन्वर्ट करना, इसका मतलब बॉडी की जो स्पीड है उसको चेंज करना, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको चेंज करना। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म टू नॉन यूनिफॉर्म ये जो हम बोल रहे हैं ये है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसके चेंज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन in state of motion, that is in a state of uniform motion, means body opposes the change of state from uniform to non uniform motion। यानी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड। यानी ये जो बॉडी है ये बॉडी चेंज इन मैग्नीट्यूड को अपोज करती है, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें एक दूसरा पार्ट किस तरह से आता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे टेंडेंसी जो है बॉडी की to remain in motion in same direction। यहां पे बॉडी की टेंडेंसी है कि जो मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है वो मोशन मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। यानी वो जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये बॉडी अपोज करेगी, that body opposes change in direction, and a body try to remain in the same direction, or that body wants to perform motion in the same direction, it means that body opposes the change in direction। तो हम इसको बोल सकते हैं inertia of direction। तो इस तरह से हमें मिलता है inertia of rest, inertia of motion एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह का है, एवरी बॉडी रिमेन्स in its
state unless it is compelled by external unbalanced force. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस तरह से है, एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. यानी जब तक हम किसी बॉडी को बाहर से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो जो बॉडी है वो बॉडी उसी की स्टेट में रहती है. यानी जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहती है. यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले देखा है कि बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. ये जो प्रॉपर्टी है ये है इनर्शिया. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स इनर्शिया ऑफ बॉडी. ये जो है ये इनर्शिया ऑफ बॉडी को एक्सप्लेन करता है. साथ ही साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह के देता है कि जब तक हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती. इसका मतलब यहाँ पे फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द चेंज ऑफ स्टेट. ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी. यानी बॉडी की स्टेट में चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है. ये इंफॉर्मेशन हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है. अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वांटिटी, वो है मोमेंटम, और इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो अब देखिए मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, स्मॉल लेटर p यहाँ पे यूज होता है, एंड इट इज m इंटू v. इस तरह से इसका हमें मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है. यहाँ पे v जो है ये है वेलोसिटी और m जो है ये है मास एंड p इज द मोमेंटम. इस मोमेंटम को यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऐसा कहा जाता है बिकॉज दिस वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी. ये जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी है, इसलिए ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है. ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विथ अ स्केलर. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. इनका जो प्रोडक्ट है ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहता है. तो अब हम ये जो रिलेशन है ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार.
यहाँ पे ये जो है ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये है रिलेशन फॉर द मोमेंटम इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन। अब देखिए यहाँ पे मास जो है ये हम केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी जो है ये है मीटर पर सेकंड, इसीलिए केजी मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का सीजीएस यूनिट इस तरह से रहेगा, इंस्टेड ऑफ केजी हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, मीटर के जगह पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज सीजीएस यूनिट। ये जो है ये है सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें डायमेंशंस लिखना है, तो डायमेंशंस जो रहेंगे वो देखिए यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे इन यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। केजी को पावर 1 है तो 1 इन मास इस तरह से रहेगा, मीटर को पावर 1 है तो 1 इन लेंथ, सेकंड इसको पावर 1 है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पे जो डायमेंशन है वो इस तरह से लेंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो ये है डायमेंशंस। तो हमने यहाँ पे देखा मोमेंटम। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to force applied on the body. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body, and that change takes place in direction of force। और ये जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं ये इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, ये जो है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी ये है चेंज इन टाइम। तो अब देखिए इफ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, देन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा। देयरफॉर rate of change of momentum and delta p by delta t is proportional to F. F is the force applied, where F is the force applied। जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो F है और इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू K डेल्टा P बाय डेल्टा T, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो है ये कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी है। अब यहां पे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ये जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इन एसआई यूनिट ये लिखा जाता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 ऐसे ली जाती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ये जो है ये रहेगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी। तो जैसे P इज इक्वल टू P यानी लीनियर मोमेंटम, ये मास इनटू वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी चेंज होती है जैसे डेल्टा वी, तो ये मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ये डेल्टा पी हो जाएगा। मास रिमेन्स कांस्टेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा पी यानी एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए हियर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये मिलेगा हमें डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इस तरह से। ये जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, यहाँ पे रहेगा सिंस रेट ऑफ change of velocity is delta v by delta t and it is equal to a यानी acceleration। तो इस तरह से डेल्टा p by डेल्टा t हमें मिलेगा ma। तो अब ये जो रिलेशन है, मान लो ये रिलेशन 1 है, तो इस रिलेशन 1 से हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन 1 दैट f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स। दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इससे हम देखिए, अब यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है ये हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे अभी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इसका जो यूनिट है वो कैसे मिलता है, डेल्टा पी यानी केजी मीटर पर सेकंड, डेल्टा टी यानी सेकंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट है ये भी रहेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट जो हमने इसके पहले भी लिखा है। यूनिट एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है ये इक्वल टू न्यूटन है, एन फॉर हियर न्यूटन। तो अब देखिए यहां पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो 1 केजी की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से जब हम एक्सेलरेट करते हैं 1 केजी की बॉडी, जब हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं, तो उस बॉडी को जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो 1 न्यूटन है, ऐसा हमें मिलता है। मीन्स 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मटेरियल बॉडी बाय 1 meter per second square, where mass of that body is
1 kg। तो अब देखिए 1 न्यूटन इज फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट unit mass and a 1 kg of body by 1 meter per second square, that is by unit acceleration। यानी हम यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, देखो 1 न्यूटन फोर्स is the force required to accelerate unit mass of body by unit acceleration, that is 1 meter per second square। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के पहले हम डिस्कस करेंगे एक क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स इज द मेजर ऑफ, ये क्या है देखिए, इम्पल्स इज अ मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है क्वांटिटी फोर्स। तो अब यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड for a short interval of time। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन मेजर ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस finite change in momentum of body। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी पे फॉर दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और ये जो फोर्स है अप्लाइड टू द बॉडी फॉर दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी। जो फोर्स हम उस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो जो फोर्स है वो फोर्स अगर उस बॉडी में या उस बॉडी का मोमेंटम फाइनाइट अमाउंट से चेंज करता है तो हम उस एक्शन को इम्पल्स ऐसा कहेंगे। तो अब देखिए इम्पल्स इज द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड for a short interval of time to produce finite change in momentum of the body। तो यहां पे देखिए फोर्स हमने अप्लाई किया है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहां पे डेल्टा टी, ये जो रहेगा ये रहेगा शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो ये हमें देगा डेल्टा पी and a finite change in momentum। फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो F इंटू डी टी इज द डेल्टा पी। तो ये F इंटू डी टी जो है ये है इम्पल्स। यहां पे देखिए इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ the force applied to the body for the short interval of time to produce the finite change in momentum of the body। डेल्टा पी इतना मोमेंटम बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हमने फोर्स उस बॉडी पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया है। तो ये फोर्स हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अप्लाई किया और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट है चेंज इन मोमेंटम। तो इस क्वांटिटी को जो मोमेंटम में फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करती है उस क्वांटिटी को कहा जाता है इम्पल्स। तो अब देखिए यहां पे इम्पल्स का एक फार्मूला इस तरह से आएगा, इम्पल्स इज एवरेज फोर्स exerted on the body into delta t, that is time interval। एक फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं,
Impulse is the product of average force applied on the body and time interval. Means average force into time interval is the impulse. अब इसके पहले हमने देखा है F इज इक्वल टू है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इसको अगर हमने इस तरह से लिखा F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी. डेल्टा पी के जगह पे यहाँ पे मैं डी पी ऐसे ले रहा हूँ, डेल्टा टी के जगह पे डी टी. तो F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी ऐसा मिलेगा. यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डी पी. डी पी इज इक्वल टू F इंटू डी टी. यहाँ पे ये जो है ये है इनफाइनाइटेसिमल चेंज, ये भी है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम. ये है इन मोमेंटम और ये है इन टाइम. तो dp इज इक्वल टू हमें मिलेगा f इंटू डेल्टा टी. अब इसका अगर हम इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल यहाँ पे dp, तो हमें यहाँ पे मिलेगा f dt इस तरह से. और ये जो इंटरवल है ये मान लो t1 से लेके t2 तक है, t1 से लेके t2 तक. तो अब यहाँ पे सेम इंटरवल में हमें यहाँ पे मिलेगा मोमेंटम p एंड दैट मोमेंटम इज f इंटीग्रल dt. f यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा ये t1, ये t2, यहाँ पे dt. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है f इंटू इंटीग्रल dt होता है t. तो यहाँ पे ये t1 से लेके t2 तक ये इंटरवल है. तो यहाँ पे अब p इज इक्वल टू मिलेगा f इंटू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1. ये है चेंज इन टाइम. दिस इज द फोर्स अप्लाइड. ये हमें देता है p और ये जो वैल्यू है ये है मोमेंटम. इस तरह से हम यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल ऐसा हम ले सकते हैं. तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल यानी मोमेंटम का चेंज, और ये जो है चेंज इन मोमेंटम, इसी को कहा जाता है इम्पल्स. तो ये है इम्पल्स. इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पल्स, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. और ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये फोर्स इंटू t2 माइनस t1. एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स का जो एसआई यूनिट है वो ऐसा रहेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स यानी आई, ये इम्पल्स है, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. तो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स है न्यूटन सेकंड. अब हमने ये देखा है कि ये जो इम्पल्स है ये है डेल्टा पी यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है ये यानी यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम यानी केजी मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड और सेकंड इज केजी मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे अब इसके डायमेंशंस जो है वो इस तरह से रहेंगे, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम. तो ये हुआ एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स. अब हम ये देखेंगे कि इम्पल्स जो है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऐसा रहेगा. तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड
डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दोनों की डायरेक्शन जो है ये सेम रहेगी, यानी इम्पल्स ये फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट इस तरह से है, फॉर एवरी एक्शन there is reaction. For every action there is reaction. यानी इसका मतलब एक बॉडी अगर किसी दूसरे बॉडी पे, ये दूसरी बॉडी है यहाँ पे, ये बॉडी इस बॉडी पे अगर फोर्स एक्सर्ट करती है तो एट द सेम टाइम ये जो सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। मीन्स फॉर एवरी एक्शन, ये जो है ये है एक्शन और ये जो है ये है रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो बॉडी है ये बॉडी है 1 और ये जो बॉडी है ये है 2। तो अब इस केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं F21, F21 is the force exerted on 2 by 1. Force exerted on body 2 by body 1 is F21. और यहाँ पे F12 ऐसा रहेगा, force exerted on 1 by 2, force exerted on 1 by 2। तो यहाँ पे देखिए F21 is equal to F12, ऐसा हमें मिलता है। ये है इन मैग्नीट्यूड, ये जो रिलेशन है ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एवरी एक्शन, दिस इज एक्शन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 is the action and force exerted on 1 by 2 is the reaction। तो यहाँ पे देखिए F21 is the force exerted on 2 by 1। तो ये जो है ये यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्शन और ये जो है ये है रिएक्शन। तो इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसका स्टेटमेंट है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये इस तरह से रिलेशन रहेगा, F21 बार इज इक्वल टू माइनस F12 बार। दिस इज द रिलेशन विथ डायरेक्शन। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशन विथ डायरेक्शन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि F12 और F21 जो है ये इक्वल है और ये माइनस इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। हियर माइनस इंडिकेट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।